हेलो गाइस। आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसकी पहले वीडियो में हमने आपको यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बताया था और उसमें आपने ये देखा था कि उपयोगिता मापनीय है या नहीं है। इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण मार्शल का है। मार्शल के अनुसार यूटिलिटी इज मेजरेबल, उपयोगिता को मापा जा सकता है। मार्शल ने बताया कि उपयोगिता को हम मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण आया कि उपयोगिता मापनीय नहीं है और वो दृष्टिकोण है उदासीनता वक्र विश्लेषण का। सबसे पहले हिग्स और एलन ने ये बताया था कि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, एक भावात्मक विचार है। इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसको हम शब्दों के रूप में नहीं बता सकते, इसको हम संख्या के रूप में नहीं बता सकते, इसको जोड़ नहीं सकते, इसको हम घटा नहीं सकते। इसको केवल इतना बता सकते हैं कि हमें कम उपयोगिता मिल रही है या अधिक उपयोगिता मिल रही है, किंतु इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से इस चैप्टर की शुरुआत होगी और इसके लिए करीब कम से कम नहीं तो 8-9 वीडियोस बताने पड़ेंगे, तब ये जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कृपया इसको आप लोग ज़रूर देखिए और ध्यान से देखिए, और जो भी वीडियो देखिए उसको पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। इस चैप्टर में आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मार्शल का दृष्टिकोण था उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने हिग्स और एलन ने बताया, और इसमें पैरोटो का नाम भी आता है, एजवर्थ का नाम भी आता है, कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, ये एक अनुभव करने वाली चीज़ है, इसको मापने का प्रयास करना गलत है। किंतु मार्शल ने जो भी योगदान दिया है अर्थशास्त्र में, मार्शल ने जो भी बातें बताई हैं, उसमें कुछ बात ऐसी ऐसी हैं जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री भी उसको स्वीकार करते हैं। मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी, दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। पहली बात ये बताई थी कि कोई भी उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, और दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम माप सकते हैं, उपयोगिता मापनीय है, उसको हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि पहली इकाई से कितने के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरे से कितने के बराबर। उन्होंने मुद्रा पैमाने से उपयोगिता को मापने का प्रयास किया था। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री हिग्स, एलन, पेरेटो, एजवर्थ आदि ने उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया है। ये एक उपयोगिता मापन की नई विधि है। इस विधि में उपयोगिता का मापन भी नहीं करना पड़ता है और हमको ये पता लग जाता है कि किस वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है और किस वस्तु से कम उपयोगिता मिलती है। उपयोगिता का मापन भी नहीं करना पड़ता है। हिग्स और एलन ने उपभोक्ता के व्यवहार को उदासीनता वक्र विश्लेषण विधि के द्वारा स्पष्ट किया है, और ये जो इनका विचार है उदासीनता वक्र विश्लेषण का, ये आधारित है ऑर्डिनल नंबर पर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब ये होता है कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम एक क्रम में लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो इस क्रम को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, कौन सी कम उपयोगी है। अब ये जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है, उसके संबंध में कुछ हम मेन बातें आपको बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में, जो कि आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और जिसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। पहली बात ये है कि ये जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है, इसका प्रयोग सबसे पहले 1881 में एजवर्थ ने किया था। किसने किया था? एजवर्थ ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1881 में। दूसरी बात ये बता देना चाह रहे हैं
कि इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किन वस्तुओं के संबंध में किया गया था। इस विधि का प्रयोग यानी कि उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रयोग सबसे पहले स्पर्धात्मक और पूरक वस्तुओं के संबंध में यानी कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संबंध में किया गया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है जो कि पैरेटो ने बताई कि जो विभिन्न वस्तुओं से हमें उपयोगिता मिलती है उसकी हम तुलना कर सकते हैं लेकिन मापन नहीं कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इस वस्तु से उस वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगिता मिलती है या कम मिलती है, परंतु उसको मेजर नहीं कर सकते हम संख्या के रूप में। उपयोगिता को हम जोड़ नहीं सकते, उपयोगिता को हम घटा नहीं सकते हैं। पैरेटो ने यह भी बताया कि उपयोगिता की जगह इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उपयोगिता की जगह इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पैरेटो ने किया था। हिग्स की एक बुक है, उस बुक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस वैल्यू में इन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण विधि को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता विश्लेषण में क्या अंतर है। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दे रहे हैं कि उपयोगिता विश्लेषण ये बताता है, मार्शल से संबंधित है, जो कि ये बताता है कि उपयोगिता मापनीय है। मार्शल ने यह भी बताया कि उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। हिग्स और एलन, पैरेटो, एजवर्थ आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की इस बात को तो स्वीकार किया कि उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, किंतु इस बात को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, ये अनुभव करने वाली चीज़ है। हम भूखे हैं, हमको पहली रोटी से कितनी उपयोगिता मिलती है इसको हम संख्या के रूप में नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि पहली रोटी से सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी से उसकी तुलना में कम उपयोगिता मिलती है। यानी उपयोगिता को एक क्रम में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आज के वीडियो में हमने आपको क्लियर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम और बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसे निर्मित होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है और उसका इंडिफरेंस कर्व का निर्माण कैसे किया जाता है और इंडिफरेंस कर्व बताता क्या है। थैंक यू।